हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने के गुजरात स्पेसिफिक। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट करने जा रहा है 7 से 15 अक्टूबर के बीच में। और ये 7 से 15 अक्टूबर के बीच में ये जो हम डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? टू ऑनर पीएम मोदीज लीगेसी। देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेवलपमेंट वीक, विकास सप्ताह अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो विकास सप्ताह का हमने सेलिब्रेशन किया है 7 से 15 अक्टूबर का। राइट। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया है? टू ऑनर द पीएम मोदीज लीगेसी। एक्चुअली जो प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे वो 7 अक्टूबर 2001 को बने थे। और इसी कारणवश 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हम हर साल अभी डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट करेंगे टू ऑनर पीएम मोदीज लीगेसी। राइट। तो ये पीएम मोदी के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे इस न्यूज़ के अंदर। और जस्ट आपको पता रखना है डेवलपमेंट वीक कौन से गवर्नमेंट के द्वारा भी सेलिब्रेट किया गया, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और कब से कब तक का? 7 से 15 अक्टूबर तक का, बिकॉज 7 अक्टूबर 2001 को चीफ मिनिस्टर बने थे पीएम मोदी गुजरात के। सिंपल, बराबर ना? ओके। ड्यूरिंग द वीक वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड वर्क्स विल बी लॉन्च। तो ये पर्टिकुलर वीक के दौरान बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस विल होल्ड द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज अबाउट द की डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क्स initiated during his tenure as a chief minister from 2001 2024 2001 to 2014। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2001 से लेकर 2014 तक, तो उन्होंने उनके समय में कौन कौन से वर्क किए, कौन कौन से वेलफेयर वर्क किए और कौन कौन के वेलफेयर वर्क्स का इनिशिएशन किया, वो सबके बारे में बताया जाएगा डेवलपमेंट वीक के दौरान स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर। बराबर ना? ओके। ओके। इसके अलावा इसी डेवलपमेंट वीक के दौरान जो 7 दिन का वीक रखा गया है उसके अंदर अलग अलग दिन पे अलग अलग थीम का सेलिब्रेशन करने की बात की गई है। फॉर एग्जांपल, एक दिन को एम्पावरमेंट डे, एज अ एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। एक दिन को एज अ गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। एक दिन को एज अ इंटरप्रीनरशिप डे सेलिब्रेट किया जाएगा। एक दिन को एज अ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा। बराबर ना? तो 7 दिन को अलग अलग दिन के ऊपर थीम रख के सेलिब्रेट करने की बात चल रही है। बराबर ना? तो सिंपल न्यूज़ है, डेवलपमेंट वीक कौन सेलिब्रेट कर रहा है? गुजरात गवर्नमेंट। कब से कब तक? 7 से 15 अक्टूबर तक। और क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो पीएम मोदी जी 7 अक्टूबर 2001 को चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के। बराबर ना? ओके। और उनके ही डेवलपमेंट को ऑनर करने के लिए, उनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव को ऑनर करने के लिए इस डिसीजन को लिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। ओके। उसके अलावा ये जो विकास सप्ताह है उसको प्रमोट करने के लिए विकास सप्ताह के दौरान 23 आइकॉनिक लोकेशंस के ऊपर विकास पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जो 23 आइकॉनिक लोकेशंस है उसके अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ गया, साबरमती रिवर फ्रंट आ गया, सूरत डायमंड बुर्स आ गया, द्वारका सुदर्शन ब्रिज आ गया। तो ऐसे जो आइकॉनिक लोकेशंस है वहाँ पे विकास पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा विकास सप्ताह के दौरान टू शोकेस मिस्टर मोदीज कंट्रीब्यूशन टू द गुजरात ग्रोथ। बराबर है? ओके। राइट। और ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, डेवलपमेंट वीक के बारे में, विकास सप्ताह के बारे में। कब से कब तक का है? 7 से 15 अक्टूबर का है। ओके। राइट। चल। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने इनोग्रेट किया 14th ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस को। कहाँ पे? महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर के अंदर है। तो एक्चुअली एक मीटिंग हुई, 14th नंबर की मीटिंग हुई। कौन सी मीटिंग? तो ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई कहाँ पे? महात्मा मंदिर गांधीनगर के अंदर। और इसी का इनोग्रेशन किया हमारे होम मिनिस्टर जी श्री अमित शाह जी के द्वारा। राइट। और उसी मीटिंग के दौरान अनाउंस किया जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट 150 करोड़ रुपया एलोकेट कर रही है
for the advanced training and preparedness of the personnel which are working in the home guard and civil defense within the state. तो गुजरात के जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए 150 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर दिस पर्पस, बराबर ना? ओके, राइट। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कस किया गया ड्राफ्ट ऑफ द सिविल डिफेंस बिल और मॉडल होम गार्ड बिल को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज इनहेंस द एफिशिएंसी थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड ऑपरेशंस इन इंडिया। तो ये जो मीटिंग था, ये कॉन्फ्रेंस था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिस्कशन करके एक बिल तैयार किया जाए, सिविल डिफेंस बिल और मॉडल होम गार्ड बिल। और ये बिल का मेन पर्पस क्या था कि हमको जो हमारी सिविल डिफेंस है और जो हमारे होम गार्ड ऑपरेशंस है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉडर्न बनाना है, बराबर ना? और इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपया एलोकेट किया है ताकि हम जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, बराबर ना? ओके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, सिंपल, बराबर ना? ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। 14th मीटिंग हुई थी महात्मा मंदिर गांधीनगर के अंदर, राइट ना? ओके, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उन्होंने लॉन्च किया एक नया गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024। गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 लॉन्च किया गया है। एक्चुअली ये कोई नया पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी को अपडेट किया गया है, बराबर ना? गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 को अपडेट किया गया है। कौन सी पॉलिसी में अपडेशन किया गया है? तो एक्चुअली अगर मैं टेक्सटाइल पॉलिसी की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2012 के अंदर, जब चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, बराबर ना? ओके, फिर उसके बाद ये टेक्सटाइल पॉलिसी को अपडेट किया गया 2019 के अंदर, और ये फिर से अपडेट किया गया है 2024 के अंदर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा, बराबर ना? ओके, तो जो नई गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 है उसको लॉन्च किया है हमारे चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली ये जो गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी है 2024 की, वो इंटरप्रीनरशिप डे, अभी अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ में बात की कि हम डेवलपमेंट वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें से एक थीम डे था इंटरप्रीनरशिप डे। तो उसी इंटरप्रीनरशिप डे के ऊपर ये गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 लॉन्च की गई है, अपडेटेड, बराबर ना? ओके, राइट। और सीएम ने कंडक्ट किया ई फाउंडेशन स्टोन विच इज लेइंग फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विच इज वैल्यूड एट 418 करोड़ एंड कंडक्टेड द ई इनोग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 146 करोड़, बराबर, इंक्लूडिंग द वाटर सप्लाई, रोड एंड फैसिलिटीज इन वेरियस इंडस्ट्रियल एस्टेट्स थ्रू आउट द स्टेट, बराबर ना? ओके, राइट। ओके, तो जैसे मैंने आपको बात की कि जब नरेंद्र मोदी जी हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब 2012 के अंदर ही हमने पहली बार टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की थी। और तब उन्होंने 5F फॉर्मूला के ऊपर फोकस किया था: फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2012 के अंदर जो टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की गई थी, बराबर, उसमें 5F के ऊपर फोकस किया गया था: फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। दिस इनिशिएटिव हैज फोस्टर्ड अ रबस्ट इकोसिस्टम फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द स्टेट। और ये 5F फॉर्मूला बहुत काम कर गई, और 35 लाख स्पिंडल्स को एस्टेब्लिश किया इस फॉर्मूला के माध्यम से। 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई ये 5F फॉर्मूला के माध्यम से, जो 2012 के अंदर मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, बराबर ना? और फिर उसके बाद उसके अलावा ये टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 जब लॉन्च कर रहे थे चीफ मिनिस्टर जी, तब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हम ये पॉलिसी को अपडेट क्यों कर रहे हैं। बिकॉज पहली बात तो ये कि हमारा जितना भी फैब्रिक प्रोडक्शन होता है ना, उसमें से 40% तो मैन मेड फाइबर से होता है। उसके अलावा देश में जितना भी टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है उसमें से 25% गुजरात से हो रहा है, राइट ना? तो इसके लिए जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी स्टेट की इकोनॉमी के अंदर भी, उसके अलावा नेशन की इकोनॉमी के अंदर भी, बराबर। इसके लिए उसका अपडेशन होना बहुत जरूरी है, बराबर ना? ओके, तो ये जो नई पॉलिसी लॉन्च की गई है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द ईच सेगमेंट ऑफ द टेक्सटाइल वैल्यू चेन, फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन द गारमेंट, अपैरेल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, बराबर ना? ओके, राइट। ओके,
चीफ मिनिस्टर ने नोट किया है कि दिस न्यू पॉलिसी इज एंटीसिपेटेड टू ब्रिंग इन अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू द स्टेट इन द फ्यूचर। तो ये नई पॉलिसी के माध्यम से कितना इन्वेस्टमेंट आएगा स्टेट के अंदर? 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये जो टेक्सटाइल पॉलिसी है वो प्राइम मिनिस्टर का जो ज्ञान अप्रोच है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये ज्ञान अप्रोच के साथ अलाइन हुआ है, बराबर? मतलब ये ज्ञान अप्रोच जो इस साल के बजट में मेन फोकस रखा गया था, उसी को ध्यान में रख के इस टेक्सटाइल पॉलिसी को तैयार किया गया है। दिस पॉलिसी इज एम्स टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ एंड वुमेन व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट फॉर द कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्मर्स। बराबर? तो इस पॉलिसी के माध्यम से कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो यूथ को और वुमेन को मिलेगी, बराबर ना? तो जो ज्ञान का मेन ऑब्जेक्टिव था इस साल के बजट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इसको फोकस करके ये पॉलिसी तैयार की गई है, बराबर ना? उसके अलावा आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं, बराबर ना? पीएम मित्र पार्क के अंदर क्या होता है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर रिसर्च करने के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है। तो ये पीएम मित्र पार्क और ये टेक्सटाइल पॉलिसी, ये दोनों का इकोसिस्टम जब क्रिएट होगा ना, तब हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा बूस्ट करेगी, बराबर ना? ओके, राइट। और ओके, ये जो विकास सप्ताह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, विकास सप्ताह, और जिसके एंटरप्रेन्योरशिप डे के ऊपर हमने ये पॉलिसी को लॉन्च किया है, तो ये विकास सप्ताह को हम 7 से 15 अक्टूबर सेलिब्रेट करेंगे आने वाले 23 साल के तक। कब तक? जब तक 2047 नहीं आता आ सकता। अरे 2047 नहीं आ जाता, बराबर है? क्योंकि 2047 आपको पता है पीएम मोदी जी का टारगेट है कि भारत को आज़ादी के 100 साल के बाद डेवलप नेशन बनाना है। तो 2047 तक हमको 23 साल तक, ये आने वाले 23 साल तक 7 से 15 अक्टूबर डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट करना है, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अ, गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 अभी रिसेंटली अपडेट की गई है, 2012 के अंदर वैसे लॉन्च की गई थी, बराबर ना? ओके। और उसके अलावा 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है, और ज्ञान के अलाइन है। पीएम मित्र पार्क और एक टेक्सटाइल पॉलिसी दोनों साथ में मिलकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूस्ट ला सकता है। और ये डेवलपमेंट वीक के इंटरप्रीनरशिप डे के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया गया, इसको लॉन्च किया गया, सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। उसके अलावा और एक पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म करने की बात की है हमारे चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा, कि जो हमारी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी थी, आईटी एंड आईटीईएस पॉलिसी, बराबर ना? ओके। तो ये आईटी आईटीएस पॉलिसी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करने की बात की है श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा, और उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट की है, उसको समझते हैं। ओके। तो एक्चुअली अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, हमारी आईटी पॉलिसी के बारे में, गुजरात की आईटी पॉलिसी के बारे में, तो एक्चुअली गुजरात की जो आईटी पॉलिसी है ना, वो लॉन्च की गई थी 2022 के अंदर। 2022 के अंदर, 2022 से लेकर 2027 तक गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा आईटी आईटीएस पॉलिसी लॉन्च की गई थी 5 साल के लिए, टू प्रमोट द इनोवेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी को तैयार किया गया था। अभी कुछ अपडेशन, कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं इस पॉलिसी के अंदर। मेन टारगेट है, द न्यू पॉलिसी इंसेंटिव्स आर डिजाइन टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द डीप टेक स्टार्टअप्स इन द गुजरात। जो डीप टेक स्टार्टअप्स होगी ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। डीप टेक स्टार्टअप का मतलब क्या हो गया? जो स्टार्टअप जो ये ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही है, बराबर ना? उसको यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसके ऊपर उसको ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाएगा, बराबर ना? फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम कर रही है, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और डेटा साइंस के ऊपर काम कर रही है, तो ऐसे डीप टेक स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा इस पॉलिसी के दौरान, बराबर ना? ओके, राइट। और ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो परसेंटेज है, जो कैपेक्स और ओपेक्स के लिए दिए जाते थे, कैपेक्स का मतलब क्या हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप है, वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, बराबर? फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट करता है कोई सामान, सामान का कंप्यूटर्स ला रहा है, सॉफ्टवेयर ला रहा है, नेटवर्किंग रिलेटेड हार्डवेयर ला रहा है, अदर फिक्स एसेट ला रहा है, मतलब अगर कोई स्टार्टअप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, बराबर ना? ओके। तो इस पॉलिसी के अंदर उसको, अगर वो स्टार्टअप आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इस पॉलिसी के अंदर उसको
जितना भी खर्चा होता है मतलब उसमें से उसको 25% इंसेंटिव मिलता था, बराबर, ओके। अभी कितना मिलेगा? 30% मिलेगा, बराबर ना, कैपेक्स के लिए। लेकिन जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, लाइक लीज रेंटल है, क्लाउड सर्विस है, बैंडविथ है, पेटेंट्स है, पावर टैरिफ सपोर्ट है, बराबर ना, ओके। तो उसमें जो एलिजिबल एंटिटीज है उसको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में भी सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स, बराबर ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो आईटी पॉलिसी के अंदर में जितनी भी स्टार्टअप्स आ रही है उसको पहले जो 25% इंसेंटिव मिलता था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, अभी वो 30% मिलेगा। और ऑपरेशन एक्सपेंडिचर में, बराबर ना, ओके, जो एलिजिबल एंटिटीज होगी उसको अगेन सपोर्ट मिलेगा ऑपरेशन एक्सपेंडिचर के अंदर, बराबर, ये रिवाइज पॉलिसी के अंदर, बराबर ना, ओके। उसके अलावा अगर कोई स्टार्टअप फॉर एग्जांपल कोई डीप टेक स्टार्टअप है जो ये नई पॉलिसी के अंडर में एस्टाब्लिश हुआ है, और अगर कोई वो यूनिक जॉब क्रिएट करता है मार्केट में, तो उसको उसके लिए इंसेंटिव मिलेगा अप टू ₹60,000 तक का। उसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ अप टू ₹7% ऑन द टर्म लोन के ऊपर उसको 7% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। उसके अलावा रीइंबर्समेंट मिलेगा 100% ऑफ द एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन अंडर द ईपीएफ पेमेंट। अगर वो डीप टेक स्टार्टअप ये पॉलिसी के अंदर में रिवाइव होता है, ये पॉलिसी के अंदर में ग्रोथ करता है, बराबर ना, तो उसको जो ईपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसका 100% रिफंड मिलेगा, सिंपल, बराबर ना। आपको पता होगा ना, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, बराबर, तो यहाँ पे मेरा जो सैलरी आता है उसमें से पीएफ कटता है, और वही पीएफ मुझे बाद में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये पीएफ का कंट्रीब्यूशन है ना, वो दो एंड से होता है, एक तो एम्प्लॉयर के एंड से भी होता है और एम्प्लॉय के एंड से भी होता है। तो एम्प्लॉयर यहाँ पे अगर कोई स्टार्टअप है फॉर फॉर एग्जांपल जो ये नई आईटी पॉलिसी के अंडर में काम कर रही है, बराबर ना, ओके, और वो अपने एम्प्लॉयर के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रही है ईपीएफ के अंदर उसको उसका 100% रिफंड मिलेगा, बराबर ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस पॉलिसी के अंदर में एड ऑन किया गया है, बराबर ना। तो ये सब क्यों किया गया है? तो हम आईटी सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर गुजरात का विजन को अचीव करना है, ओके। और अगर गुजरात विकसित होगा तो क्या विकसित होगा? इंडिया विकसित होगा। वही विजन को आगे लेके जाना है, सिंपल, विकसित भारत बनाना है एट द रेट 2047। आज़ादी के 100 साल के बाद हमारा भारत कैसा होना चाहिए? विकसित होना चाहिए। इसके लिए हमने आईटी पॉलिसी में भी रिफॉर्म किए, और उसके अलावा जो हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी है उसके अंदर में भी रिफॉर्म किए, बराबर ना। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेटा ये दोनों न्यूज़ में अवेलेबल है फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके, राइट, ओके। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का। ये टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C-295 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? वडोदरा, गुजरात के अंदर। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पेड्रो सेंचेज, इन दोनों के द्वारा इनॉग्रेट किया गया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर C-295 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन होने वाला है। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है फ्रेंड्स? वडोदरा, गुजरात के अंदर, बराबर ना, ओके। तो एक्चुअली ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है, ये एक्चुअली अभी तक हम स्पेन से मंगवाते थे फ्रेंड्स, बराबर ना, इंपोर्ट करवाते थे। लेकिन अभी हमको मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड इनिशिएटिव हमने लिया है। तो ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है वो अभी हम उसका देखो, उसका डिज़ाइन, उसकी टेक्नोलॉजी तो स्पेन की ही है, लेकिन हम इसको असेंबल करेंगे वडोदरा के प्लांट के अंदर, बराबर ना, ओके। तो ये हमारा जो प्लांट बनाया गया है वो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव के अंदर में बनाया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। तो टोटल 1200 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है। और 2026 तक इस प्लांट के माध्यम से 36 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। कौन से? C-295 एयरक्राफ्ट, बराबर ना, ओके। टोटल 1200 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिल चुका है अभी तक, लेकिन 2026 तक की अगर मैं बात करूं तो इस प्लांट के माध्यम से हमको 36 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे, सिंपल, बराबर ना, ओके। और अगर मैं वडोदरा की बात करूँ फ्रेंड्स, तो वडोदरा के अंदर बहुत सारी एमएसएमईज हैं, उसके अलावा बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, बहुत सारे ये ऐसे बड़े प्लांट्स हैं
बराबर ना, मतलब वडोदरा एक इंडस्ट्रीज का हब है, बराबर ना। और गति शक्ति यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स। गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है, हमारे देश की एकमात्र गति शक्ति यूनिवर्सिटी, जो ट्रेन करती है प्रोफेशनल्स को अक्रॉस अ वेरियस सेक्टर इन द कंट्री। बराबर, अलग अलग सेक्टर में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है इस गति शक्ति यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी कहाँ पे है, वडोदरा के अंदर है, बराबर ना। तो सिटी इज होस्ट टू न्यूमेरियस कंपनीज इन द डाइवर्स इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग एंड हैवी मशीनरी, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड पावर एंड एनर्जी इक्विपमेंट, मतलब हर एक सेक्टर के कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा गति शक्ति यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाता है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, बराबर ना। ओके। और उसी वडोदरा के अंदर ये C295 एयरबस एयरक्राफ्ट फैसिलिटी बनाई गई है, एयरक्राफ्ट मेकिंग फैसिलिटी बनाई गई है। और ये जो एयरक्राफ्ट मेकिंग फैसिलिटी है वो कौन ऑपरेट करेगा, टाटा। और ये इंडिया और स्पेन का जॉइंट वेंचर है एक्चुअली, बराबर ना, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, बराबर ना। ओके। ये वडोदरा के अंदर ये प्लांट बनाया गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके। हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फीडर बस सर्विस, इसके बारे में बात करते हैं। अभी एक्चुअली ये अहमदाबाद का पहला फीडर बस सर्विस है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फीडर बस सर्विस का मतलब क्या हो गया, कि फॉर एग्जांपल कि ये लोकेशन ए है, और ये लोकेशन से बहुत दूर, मतलब बहुत सारे डिस्टेंस पे एक सिटी बस का बस स्टैंड है। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद के अंदर AMTS चल रही है, बराबर ना, BRTS चल रही है। तो ये जो सिटी बस का जो बस स्टैंड है ना, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से, एक पर्टिकुलर एरिया से बहुत दूर है। तो वहाँ के लोगों को डेली बेसिस पे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे फीडर बस सर्विस लॉन्च की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो अ, ऐसे एरियाज है कि जहाँ पे जो सिविल मोबिलिटी की जो सर्विस है वो नहीं पहुंच पा रही है, बराबर ना। ओके। तो उन लोगों को यहाँ से AMTS या BRTS के बस स्टैंड तक लिया जाएगा, बराबर ना। ओके। तो ये जो ये जो फीडर बस सर्विस है वो किसको हेल्प करेगी, जो जो डेली बेसिस पे जो अप डाउन करते हैं, बराबर, सिटी के एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाते हैं, जो स्टूडेंट्स है जो कॉलेज और स्कूल को जाते हैं, बराबर, AMTS का BRTS का यूज़ करके। तो जो स्टूडेंट्स को बराबर बहुत दूर दूर अलग अलग व्हीकल्स को चेंज करते हुए जाना पड़ रहा था, उन उन लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया गया है। इसके लिए ये फीडर बस सर्विस लॉन्च किया गया है। तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की फीडर बस सर्विस लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा, बराबर ना। ओके। ये जो सर्विस है वो हर 15 मिनट के अंदर, हर 15 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर रूट के अंदर एक बस आएगी, बराबर ना, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पर्सन्स को एक जगह से जो लोकल बस स्टैंड है वहां तक लेके जाएगी, सिंपल, बराबर ना। ओके। राइट। तो फीडर बस सर्विस का अभी कहाँ पे इनोग्रेशन किया गया, अहमदाबाद के अंदर, ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, Gujarat received the award for the excellence in water management at the National Water Award ceremony in the presence of the President श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, बराबर ना। ओके। तो एक्चुअली अभी रिसेंटली गुजरात को एक अवार्ड मिला, नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द एक्सलेंस इन द वाटर मैनेजमेंट, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ensuring the pure water reaches every corner of the Gujarat has been a top priority for the state government. This commitment was recognized at the National Water Award ceremony, which is held in the New Delhi, where President Srimati Draupadi Murmu ji honored the Gujarat and Puducherry for achieving the third place in the excellent state category. तो गुजरात और पुडुचेरी दोनों को थर्ड प्लेस मिला एक्सीलेंट स्टेट कैटेगरी में, जिन्होंने वाटर को कंजर्व किया, वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अच्छे से इंप्लीमेंट की। और नेशनल वाटर अवार्ड मिला गुजरात को, और पुडुचेरी को थर्ड प्लेस मिला, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। तो गुजरात एंड पुडुचेरी अचीव द थर्ड पोजीशन इन द एक्सेलेंट स्टेट कैटेगरी। और गुजरात की तरफ से हमारे जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है PC व्यास, उन्होंने इस अवार्ड को गेन किया, सिंपल, बराबर ना। ओके। और अगर मैं गुजरात के इनिशिएटिव्स की बात करूँ जिसकी वजह से उसको ये अवार्ड मिला है, तो गुजरात बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स है, वाटर कंजर्वेशन करने की जो स्कीम्स है, वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवा रहा है। लाइक सुजलाम सुफलाम जल अभियान है,
और 5000 वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इस स्कीम के अंदर में बनाया है गुजरात गवर्नमेंट ने, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर। उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवा रहा है। गुजरात हैज़ एक्सपांडेड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स टू कवर 2.8 लाख हेक्टर्स ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग द इरिगेशन कैपेसिटी, बराबर ना। तो ये जो इरिगेशन कैपेसिटी को बूस्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को सेव करना, बराबर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे यूज़ होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर यूज़ होता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बहुत अच्छी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाया है। उसके अलावा इनिशिएटिव्स टेकन अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हैव रिजल्टेड इन अ 20% रिडक्शन इन द वाटर यूसेज while also driving a notable increase in the agriculture production across the state, बराबर ना। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद 20% रिडक्शन हुआ है वाटर यूसेज के अंदर, और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है, बराबर ना। ओके। और गुजरात ने इस साल के बजट के अंदर 1000 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया था टूवर्ड्स ऑफ वाटर कैपेसिटी टेक्नोलॉजी एंड फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बराबर ना। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जल जीवन मिशन को भी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवाया है। गुजरात हैज एक्सटेंडेड वाटर सप्लाई मैनेजमेंट टू 90% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स, बराबर ना, इंश्योरिंग द टैप कनेक्शन एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3500 करोड़। जल जीवन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हर घर जल, और उसी उसी मिशन के अंडर में 90% रूरल हाउस होल्ड के अंदर टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया है। उसके अलावा अमृत स्कीम को भी बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवाया है, अटल मिशन फॉर द रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और उस मिशन के लिए 2000 करोड़ का बजट अलोकेट किया है टू अचीव द 100% वाटर सप्लाई कवरेज इन द अर्बन एरिया, बराबर ना। ओके। तो अमृत मिशन के अंदर में भी 2000 करोड़ रुपया अलोकेट किया है बजट के अंदर टू अचीव द 100% वाटर सप्लाई कवरेज इन द अर्बन एरिया, बराबर ना। देखो, गांव के अंदर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन है, और अर्बन एरिया के अंदर जल पहुंचाने के लिए अमृत मिशन है। दोनों मिशन को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करवा रहा है, बराबर ना। ओके। राइट। और स्वच्छ भारत मिशन, उसके अलावा और स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में 50 करोड़ को अलोकेट किया गया है टू वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, लीडिंग टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी इन ओवर 500 विलेज अक्रॉस द स्टेट, बराबर ना। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में 50 करोड़ रुपया अलोकेट किया है टू वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके अलावा 200 ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स को डेवलप किया गया है, ताकि ग्राउंड वाटर को स्टोर किया जा सके, रेन वाटर को स्टोर किया जा सके, वाटर को कंजर्व किया जा सके, बराबर ना। तो ये सब इनिशिएटिव की वजह से गुजरात को नेशनल वाटर अवार्ड मिला है इन वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इन एक्सलेंस इन द वाटर मैनेजमेंट, बराबर ना। गुजरात और पुडुचेरी दोनों को कंबाइन ये अवार्ड मिला है, थर्ड प्लेस पे आए हैं दोनों स्टेट, ध्यान में रखना है, एक्सलेंस स्टेट कैटेगरी के अंदर, बराबर ना। ओके। राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, वो जो पहले 1 अप्रैल 2004, ये पर्टिकुलर डेट से पहले जिसका ज्वाइनिंग हुआ है गवर्नमेंट के अंदर, इनको ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलता था, बराबर ना। लेकिन कुछ ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि 1 अप्रैल 2005 से पहले अगर इन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, बराबर, तो भी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। The state government has now implemented the old pension scheme for the officers and employees which is prior to April 1, 2005। देखो, जो सेंट्रल लेवल पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, अभी हमारे देखो, अभी हमारे देश के अंदर दो टाइप की पेंशन सिस्टम है, ओपीएस और एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, या तो नेशनल पेंशन स्कीम। और एक इम्प्लीमेंट होने जा रही है 1 अप्रैल 2025 से, यूपीएस, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जिसके बारे में हमने लगभग एक आध 2 महीने पहले के लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में चर्चा की थी, बराबर ना, जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था। बजट जब लॉन्च हुआ तो उसके जस्ट बाद वाले महीने के अंदर हमने डिस्कस किया था, लगभग अगस्त महीने के अंदर, बराबर ना। ओके। तो एक बार वो रिवाइज कर लेना। उसके अलावा अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की बात करूँ, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर में क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल रिटायर होता है, जब उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है उसका 50% उसको रिटायरमेंट के बाद मिलता है एज अ पेंशन के तौर पे, बराबर ना। और उसके बाद उसके जो नॉमिनी है, मतलब उसकी जो स्पाउस है,
उनको जो 50% यहाँ पे मिलता था उसका भी 50% मिलता है, बराबर ना? ओके, राइट। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, ये सारा का सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर होता है। लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसको मंथली बेस पे सैलरी मिल रही है, तो वो मंथली बेस में जो सैलरी मिल रही है उसमें से कुछ परसेंटेज वो अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और ये पैसा जो कॉर्पस होगा जब वो रिटायर होगा उसमें से उसको पेंशन दी जाएगी, बराबर ना? मतलब अपना ही पैसे के माध्यम से पेंशन दी जाएगी एनपीएस के अंडर में। ओपीएस में पूरा का पूरा पैसा कौन देता था? गवर्नमेंट देता था, सिंपल, बराबर ना? तो अभी तक क्या था कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2004 से पहले अगर ज्वाइन हुआ है, बराबर ना, तो उसके लिए ओपीएस, और बाकी अगर 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन हो उसके पहले क्या लागू होता था? एनपीएस। लेकिन गुजरात ने अनाउंसमेंट किया है कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2005 से पहले ज्वाइन हुआ है तो उसके लिए ओपीएस ही लागू होगा, और 2005 के बाद ज्वाइन हुआ उसके लिए क्या होगा? एनपीएस। मतलब जो 1 अप्रैल 2004 और 1 अप्रैल 2005 के बीच में जो ज्वाइनिंग हुए हैं उनको अभी ओपीएस का लाभ मिलेगा फ्रेंड्स, बराबर ना? टोटल 60,000 प्लस एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा ये डिसीजन का, सिंपल ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, राइट। और एडिशनल 200 करोड़ का बर्डन होगा स्टेट के फाइनेंस के ऊपर, बराबर है? लेकिन ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम गुजरात के अंदर किन लोगों को मिलेगा? जो 1 अप्रैल 2005 से पहले ज्वाइन हुए हैं उनको, ना कि 1 अप्रैल 2004 से पहले ज्वाइन हो उनको, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कि भावनगर वो स्टेट का पहला सिटी बना है जहाँ पे ग्रीन एटीएम डेवलप हुआ है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेशन, बराबर ना? ओके, अभी देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको रेशन लेना है तो गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो सस्ते अनाज की दुकान है वहां पे अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अनाज मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में, पीडीएस सिस्टम के अंडर में, बराबर ना? सस्ते अनाज की दुकान के ऊपर, बराबर ना? ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। ओके, लेकिन ये जो अनाज मिलता है, बराबर ना, वो एक पर्टिकुलर समय के लिए मिलता है, बराबर ना? लेकिन अभी क्या किया गया है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ग्रीन एटीएम बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये एटीएम के माध्यम से, जैसे हम एटीएम के माध्यम से कैसे 24/7 पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरीके से ग्रीन एटीएम के माध्यम से 24/7 हम ग्रीन को विड्रॉ कर सकते हैं, बराबर ना? ओके, राइट। ओके, जस्ट आपको क्या करना है इसके अंदर, individuals covered under the National Food Security Act can access the ATM at any time, use their ration card, verify their identity through the fingerprint scanning and receive their monthly ration quota। अभी ऐसा नहीं है कि ये एटीएम के माध्यम से आप महीने में जितना चाहो इतना मतलब उतना आप रेशन को ले पाओगे। आपका जो मंथली कोटा होगा उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन कोई भी समय आप ले सकते हो, बराबर? ऐसा नहीं कि भाई आप दिन में ही जाओ रात में ही जाओ, कोई भी समय आप ले सकते हो जैसे इस एटीएम के माध्यम से, बराबर ना? और ये पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे बनाया गया है? भावनगर के अंदर, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, और ये जो एटीएम की कैपेसिटी होगी ना वो 2500 केजी फूड ग्रेन्स को स्टोर कर पाएगा, उतनी उसकी कैपेसिटी होगी, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।